अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने ओमान को बड़ी आसानी से हरा दिया। मुझे पता है पाकिस्तान ने जब 160 टोटल बोर्ड पे लगाया तो पाकिस्तान में बड़े लोग थे जिनको ये लग रहा था कि हम आज हार जाएंगे। और लोगों का कसूर नहीं है, लोगों के डर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माजी में हमारी टीम ये लो रैंक टीमों से हारती रही है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो टाइम गुजर गया। अब इंशाल्लाह आपकी टीम ये लो रैंक टीमों से नहीं हारा करेगी। पाकिस्तान ने ओमान को तो हरा दिया है और हराना ही था। मैंने मिड इनिंग्स में भी कहा था कि भाई कोई चांस नहीं है ओमान का। सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि 160 जो पाकिस्तान ने बोर्ड पे लगाया है, क्या वो काफी था? इसका जवाब है नहीं। काफी कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। इंप्रूवमेंट्स क्या हैं और क्या इंडिया के खिलाफ यही आपकी प्लेइंग 11 है, इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले सलमान अली आगा ने टॉस जीत के यहां पे पहले बैटिंग की, क्योंकि वो रन्स बोर्ड पे लगाना चाहते थे और वो जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है वो ओमान के ऊपर डालना चाह रहे थे। वो अलहदा बात है कि ओमान भी यहां पे जतेंद्र सिंह उनके कप्तान टॉस जीत के वो भी कह रहे थे कि मैं भी बैटिंग ही करता। ओपन करने आए ऑब्वियसली आपके दो ओपनर फरहान और साइम अयूब। और एक अच्छी चीज पाकिस्तान ने आज ये की कि मोहम्मद हारिस को उनके नंबर पे ही बैटिंग करने भेजा गया, तीसरे नंबर पे। अब हम सबके माइंड में था कि जी ओमान के साथ मैच है, पाकिस्तान 170 80 90 तो हमारा कहीं भी नहीं गया। तो देखते हैं, बैटिंग शुरू होती है। साइम अयूब अपनी पहली बॉल पे चार्ज करने की कोशिश करते हैं, एक नो लुक टाइप शॉट मारने की कोशिश करते हैं और वो बॉल उठता ही नहीं है। मतलब अगर ये पिच है, ये टेबल पिच है, आमतौर पे अगर बॉल इतना उठता है तो साइम अयूब को जो बॉल पड़ा है वो बॉल इतना उठा ही नहीं। हैविंग सेड दैट, साइम अयूब की भी गलती है कि उन्होंने प्री अटेम्प्ट कर लिया था कि मैंने ये शॉट मारनी है और बॉल भी अच्छा खासा नीचे बैठा। अब जब बॉल अच्छा खासा नीचे बैठा तो उसने सबको जरा टेंशन में डाल दिया। क्यों? क्योंकि पिच रिपोर्ट में बाजिद खान ने हमें बताया था कि इस पिच पे ग्रास अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये यूज्ड पिच था। लेकिन पिछले मैच में इंडिया ने यहां पे 4.3 ओवर्स में चेज कर दिया था, तो यूज्ड पिच तो था लेकिन इतना ज्यादा खेल इसके ऊपर हुआ नहीं था। तो इसके ऊपर अभी बाउंस मौजूद था, जो कि अनइवन बाउंस हमें गेम में आगे जाके दिखा भी। लेकिन जब एक बॉल इतना नीचे बैठा ना, तो वहां पे पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जितने भी प्लेयर हैं वो जरा एक्टिव होकर बैठ गए होंगे कि भाई साहब ये बॉल नीचे क्यों बैठा है। मतलब अगर बॉल नीचे बैठ गया ना तो आपकी सारी प्लानिंग चेंज हो जाती है कि जी बॉल नीचे बैठ रहा है। और दुबई का पिच इज नॉट फेमस जहां पे बॉल नीचे बैठता है। मैं आपको कितने दिनों से बता रहा हूं कि जो शारजा और दुबई का पिच होता है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। शारजा में बॉल नीचे बैठ जाता है, लेकिन दुबई में एक आधा पैच आज ऐसा था, शायद यूज्ड पिच होने की वजह से, जहां पे बॉल नीचे बैठ रहा था। अब अगर बॉल नीचे बैठ गया है तो ये 100% ऐसे ही होना था कि कोई भी टीम होती उसने एक दो ओवर देखना था कि पिच कैसा खेलती है। इसी वजह से शुरू में मोहम्मद हारिस और साहिबजादा फरहान ने थोड़ा सा टाइम लिया, तकरीबन रना बॉल स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने ड्रेसिंग रूम को मैसेज पहुंचाना था कि जी ये पिच कैसा खेल रही है। और सारे देख रहे थे कि यार अब कितना बॉल बल्ले पे आता है। फरहान ने 29 बॉलों पे 29 किया, लेकिन फरहान को ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था सामने आने का। मतलब वो एक आधी बॉल खेलते थे फिर दूसरी साइड पे चले जाते थे, तो उनका फ्लो नहीं बन पा रहा था। ऑन द अदर साइड आज मोहम्मद हारिस ने शुरू में आके पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम को यह भी दिखाया कि पिच में कितना बाउंस मौजूद है और एक ऐसी नॉक खेली शायद जिसकी वजह से आप ये मैच जीते। अब मोहम्मद हारिस के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी इसको टीम से निकालो, फरहान को कीपिंग करा दो। मैं मोहम्मद हारिस की आज की जो नॉक है इसका क्रेडिट हारिस से ज्यादा कप्तान सलमान अली आगा को देना चाहता हूं, क्योंकि जब हारिस गिरा हुआ था, रन्स नहीं आ रहे थे, साफ नजर आ रहा था प्रेशर उसके चेहरे पे, तब आगा ने मीडिया से बात करते हुए और बार बार कहा कि मुझे पूरा ट्रस्ट है अपने लड़कों के ऊपर, और जिन लड़कों के ट्राई नेशन सीरीज में रन्स नहीं आए वो इंशाल्लाह एशिया कप में रन्स करेंगे। यार प्लेयर का दिल
इतना बड़ा हो जाता है। यार मेरा कप्तान मेरे पीछे खड़ा हुआ है, और हारिस ने जिस तरह से शुरू में पिच को असेस करने के बाद एक्सेलरेट की अपनी इनिंग्स, और जो छक्का मार के उन्होंने 50 की, ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया ऑब्वियसली मैनेजमेंट का कि जी आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, ये देख के खुशी हुई। अगेन मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट हारिस, मेरे लिए इट्स अबाउट के पाकिस्तान के विकेट कीपर के बल्ले से रन्स आ गए हैं, क्योंकि जो विकेट कीपर है वो किसी भी टीम की सोल होता है। विकेट कीपर ने पूरी गेम को चलाना होता है। विकेट कीपर बताता है कि रिव्यू लेना है कि नहीं, कप्तान विकेट कीपर से पूछता है। अगर कप्तान ने या बॉलर ने फील्डिंग सेट की है, विकेट कीपर को फंबल नजर आते हैं, वो कहता है नहीं यार थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा इधर हो जा। तो विकेट कीपर का कॉन्फिडेंट फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के तौर पे अफगानिस्तान को देखो, गुरबाज के रन्स नहीं आ रहे। जोनाथन ट्रॉट ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस चीज का जिक्र भी किया कि मेरे सीनियर्स को अब चिप इन करना पड़ेगा। और गुरबाज की आपने क्रिकेट देखी इंटरनेशनल सीरीज में भी और पहले मैच में भी, ये सीधे सीधे बॉल जो विकेट कीपर बचपन से पकड़ता है, गुरबाज वो भी बॉले छोड़ रहा था। मतलब जब आपके बल्ले से रन्स नहीं आते तो एज ए विकेट कीपर आपकी परफॉर्मेंस गिरती है, और जब आपकी परफॉर्मेंस गिरती है आपका दिमाग काम नहीं करता। तो पाकिस्तान टीम का नुकसान था कि पाकिस्तान का विकेट कीपर रन्स नहीं कर पा रहा था। तो आज हारिस का रन्स करना इंडिया वाले मैच से पहले अपनी असल पोजीशन पे आके जो हारिस ने रन्स किए हैं, काफी खुशाइन चीज है। फखर जमान को आज उसी नंबर पे भेजा गया जो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। चौथे नंबर पे फखर जमान ने माजी में रन्स भी किए हुए हैं, और हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपने जबरदस्ती फखर जमान को प्लेइंग 11 में डालना है तो सबको एक एक नंबर नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फखर को चौथे नंबर पे खिलाने के बाद पाकिस्तान ये सोच के चल रहा है कि हमने अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर चलना है। मतलब किसी मैच में हसन नवाज शायद ऊपर आ जाए, किसी मैच में शायद फखर ऊपर आ जाए, तो दे आर ओपन टू एवरीथिंग। एंड आई थिंक ठीक है, T20 में डिपेंड करता है कि हारिस अगर आउट होता है तो कितने ओवर हुए हैं, उसके बाद आपने किसको भेजना है, तो एक ऑप्शन आपने खोली है। लेकिन फखर का तीसरे नंबर पे आके रन्स करना हमने देख लिया, लेकिन शायद ज्यादा फायदा पाकिस्तान का यह था कि आप अपने विकेट कीपर को डाउन द ऑर्डर नीचे वेस्ट कर रहे थे, जिसके ज्यादा चांसेस शायद तब हैं अगर वो अपने नंबर पे आके बैटिंग करता है। तो ये गलती पाकिस्तान ने ठीक की। अब जो मेन सवाल है, 160 काफी कम टोटल है, मतलब 10 ओवर में आपका कोई 85, हम लाइव थे मिड इनिंग्स में, हम बात कर रहे थे 180-90 तो कहीं नहीं गया। हुआ क्या? हुआ ये कि फखर जमान ने आके शुरू में टाइम लिया, और जब हारिस आउट हुआ और सलमान अली आगा एक लूज बॉल, एक लॉलीपॉप बॉल, होता क्या है कि एज ए बैटर आप तवक्को नहीं करते कि आपको पहला बॉल इतना फुल टॉस आ जाए, आप आके अपना हाथ खोलते हो, एक आधे सिंगल लेते हो। तो एक लॉलीपॉप बॉल थी, और कभी कभी हो जाता है, इसमें कोई उनको हमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है एक आधी दफा। एक चेक शॉट हल्का सा उन्होंने लगाया और वो बॉल ऊपर चली गई और कैच हो गया। मुश्किल ये आ गई कि 2 बॉलों पे 2 विकेटें गिर गई। अब हसन नवाज जो कि 4-5 बॉलें आके लेते हैं, और फखर जमान क्रीज पे थे, यहां पे गेम स्लो हुआ। जब हसन नवाज बैटिंग करने आया है तो फखर मेरा ख्याल है उस टाइम 5 बॉलें खेल चुका था, और उस टाइम सिनेरियो देखते हुए पाकिस्तान, मतलब आपका करंट रेट उस टाइम मेरा ख्याल है 8 का था, वो 7.2 के करीब आ गया। वहां पे फखर जमान को बस ये डिसाइड कर लेना चाहिए था कि यार मैंने 5 बॉलें जो खेलनी थी ना, मैंने खेलनी है, अब मुझे चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन फखर जमान ने जब जब कोशिश की एक्सेलरेट करने की, उनसे नहीं हो रहा था। और जो 3-4 बॉलें हसन नवाज ने आके लेनी थी, जो कि किसी भी बैटर का आई बिलीव राइट होता है मिडिल ऑर्डर में कि वो 2-3-4 बॉलें आके बल्ले पे लगाए, तो उस चक्कर में आपका जो रन रेट था वो नीचे से नीचे जाता गया। अच्छी चीज ये हो गई पाकिस्तान के लिए कि नीचे से मोहम्मद नवाज ने आके तेज 19 रन जोड़ दिए, जिसकी वजह से आप 160 पे जाके खड़े हो गए। लेकिन अगर आप नवाज के ये 19 रन निकाल दें ना, इवन नीचे जो फहीम अशरफ ने आके 8 रन जोड़े, ये दोनों के अगर आप रन निकाल दें तो शायद पाकिस्तान एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रन्स थे।
160 जब बोर्ड पे लगा दिया था पाकिस्तान ने, आप मेरे से पूछें कि क्या मुझे एक सेकंड के लिए भी लगा कि ओमान ये जीतेगी? मैंने मिड इनिंग्स में भी जाते जाते इसका जवाब दिया था कि नहीं, कोई चांस नहीं था ओमान का। मतलब उनके जो सबसे सीनियर बैटर थे कप्तान जतिंदर, उनके टोटल 1399 रन थे, 118 का स्ट्राइक रेट था, तो उनके पास वो क्वालिटी नहीं थी। हाँ, उन्होंने 2-3-4 चौके लगा देने थे आते साथ ही, बट हु केयर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं था ओमान के पास। मतलब ओमान हिस्ट्री में पहली दफा आज एशिया कप का मैच खेल रही थी। ओमान का आज डेब्यू था एशिया कप में। बॉलिंग में ओमान को बहुत प्राउड होना चाहिए। स्पेशली मुझे जतिंदर कप्तान की बॉडी लैंग्वेज बहुत पसंद आई है कि ही वॉज एंजॉइंग ऑल द टाइम। और जिस तरह का स्पेल शकील ने डाला, हालांकि शकील वॉज विकेटलेस, लेकिन पहले 2 ओवर में जो प्रेशर शकील ने डाला, उसका कैच भी छोड़ा, जिस तरह से वो गुस्सा हुआ कि कैच क्यों छोड़ा है, आपको नजर आ रही थी कि वो अपना 100% देना चाह रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे हम यही देखना चाहते हैं कि ये जब एसोसिएट टीम्स आए, हांगकांग की तरह नहीं, ओमान की तरह अपना 100% देना चाहें ऑन द फील्ड। एक गलती इनके कप्तान ने यह की कि शकील को इन्होंने 2 ओवर करवा के हटा दिया और वहां पे पार्टनरशिप लगती जा रही थी। हारिस और फरहान गेम को आगे ले जाते जा रहे थे और शकील जो कि शुरू में बड़ा अच्छा 2 ओवर करके गए थे, वो आखिर में जाके दोबारा वापस आए। वो एक इन्होंने गलती की। लेकिन आमिर कलीम 4 ओवर 31 रन 3 विकेटें, मतलब ओवरऑल जो कम बैक किया बाद में, जिन्होंने नया बॉल किया, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर शाह फैसल, उनकी भी 3 विकेटें बड़ी क्रूशियल थी। यानी ओमान बॉलिंग में इस मैच में बहुत कुछ हासिल करके गया। दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। उनको बड़ा फख्र होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि यार हमने पाकिस्तान को एक ऐसे टोटल पे रोका है जहां पे शायद पाकिस्तान को इससे बहुत आगे जाना चाहिए था। और वो एक्चुअली गलती फखर और हसन नवाज की पार्टनरशिप के दौरान हुई है। अच्छा, जब हम बॉलिंग करने आते हैं